एपिसोड की शुरुआत में हम डेंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में था। वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि जोंग ने उसके साथ क्या किया और बदले में वो उन्हें फ्लावर्स देने गया था। इस पर बातों ही बातों में उसकी फ्रेंड कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक दिन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था जो कि डेड लोगों को चढ़ाए जाते हैं और उसमें जो येलो कलर के होते हैं वो ये दिखाते हैं कि उनके बीच अब प्यार खत्म हो गया है। जो सुनने के बाद डेंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो अनजाने में जोंग के लिए ही फ्लावर्स ले गया था। ये बात जानने के बाद उसके दोस्त उसकी मदद करने की बजाय अपनी ही बातें करने लग जाते हैं जो देखकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं जो कि शियान के सोने के बाद गाओ से कहती है कि तुम शियान जैसी लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो जो कि डिवोर्स्ड है और उसके बच्चे भी हैं। इस पर गाओ जवाब देता है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करती है और हमारी जैसी फैमिली के लिए शंघाई जैसे शहर में रहना आसान नहीं है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, जिसका मतलब गाओ शियान के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए है। सीन अब यहाँ से जोंग पर आता है जिसे सोते वक्त किसी के घर में घुसने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से मदद के लिए डेंग को कॉल करती है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता तो वांग को मैसेज करके इस सब के बारे में बताती है। इस पर वो उसे रूम में ही रहने के लिए बोलता है और जल्दी उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। जोंग अपनी सेफ्टी के लिए स्वॉर्ड निकाल लेती है। वहीं वांग भी बेसबॉल बैट के साथ जोंग की डोर पर पहुंचकर उसे वॉइस मैसेज करता है कि वो आ गया है। वो अंदर अभी झांक ही रहा था कि पीछे से पुलिस आकर उसे चोर समझकर पकड़ लेती है तो वांग उन्हें बताता है कि वो चोर नहीं है। फिर वो दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं और जैसे ही वांग लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच दबाता है तो म्यूजिकल लाइट्स चल जाती हैं जिसकी आवाज़ से जोंग और ज़्यादा घबरा जाती हैं। वांग फिर नॉर्मल लाइट्स ऑन करता है और वो आवाज़ देकर चोर को बाहर आने के लिए कहता है। अब जैसे ही जोंग बाहर आती है तो पुलिस उसे चोर समझती है। फिर वांग उन्हें बताता है कि अरे ये तो ओनर है। इतने में वॉशरूम से आवाज़ आती है जिसे तीनों अलर्ट हो जाते हैं और अंदर जो कोई भी है उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। तो अंदर से डेंग बाहर निकलता है जो कि काफ़ी ड्रंक था और उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे देखकर जोंग हैरान हो जाती है और पुलिस को बताती है कि ये उसका एक्स हस्बैंड है। पर डेंग बोलता है कि अभी हमारा डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, जो सुनकर ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि अभी ये दोनों कूलिंग पीरियड पर हैं। इसके बाद वो वांग से पूछते हैं कि वो कौन है तो वो खुद को जेंग का नेबर बताता है। लेकिन यहाँ पर जेंग उससे बात करना चाहता था कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पर वो इतना ड्रंक था कि जोंग उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। जहाँ से जाते जाते डेंग उन फ्लावर्स को भी अपने साथ ले जाता है। जो सबसे परेशान होकर जोंग वहीं पर बैठ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो ऑफिस में लंच कर रही थी तब डेंग उसके पास आता है। वो उसे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। पर जोंग बताती है कि उसने अब लॉक ही चेंज करवा दिया है और उसका कोई भी चांस नहीं है, जो सुनकर उसे बुरा लगता है। इसके बाद वो उसे फिर उसी लड़के के बारे में पूछता है कि वो कौन है तो जोंग कहती है कि वो उसका नेबर है। लेकिन डेंग कहने लग जाता है कि वो लड़का ना उसे अजीब लगता है कि इतनी रात गए कोई भी किसी के घर नहीं आता तो वो क्यों आया। लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो कि भागते हुए बच्चों के पास आती है क्योंकि शी ने गार्डन में किसी नेबर के बच्चे को मारा था। जब शी को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। शान जब बच्चों से बात करती है तो क्वांग बताता है कि कल पहले इसी ने मारा था तो इसे अपोलोजाइज़ करनी चाहिए, जबकि उनकी जो आंटी केयर टेकर है उन्होंने तो उन्हीं से माफ़ी मंगवाई। तो शान उनसे इस बारे में बात करती है। इस पर आंटी बोलती है कि बच्चे की मॉम हमसे बिना माफ़ी मंगवाए जाने भी नहीं दे रही थी और घर पर काफ़ी काम था इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर बच्चों की मॉम बोलती है कि ये बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो काफ़ी शोर होता है। इस पर शियान बोलती है कि गार्डन तो सभी का है ना, पर वो लेडी यहाँ पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी और शियान को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तो शियान बोलती है कि पहले आपका बेटा इनसे माफ़ी मांगे और फिर मेरे बच्चे आपके बेटे से। जो सुनने के बाद वो लेडी अपने बच्चे के साथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद शियान आंटी को काफ़ी समझाती है कि दूसरों की गलती पर भी खुद माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बच्चों को अच्छी चीज़ें समझानी चाहिए और ऐसा कुछ भी हो तो वो उन्हें पहले ही बता दे। जिस पर आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चों को बिगाड़ रही हूँ, भले वो गांव के बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर शियान हैरान हो जाती है कि ये बात गांव ने अपनी फैमिली में नहीं बताई थी। इसके तुरंत बाद ही शियान गांव से मिलने के लिए चली जाती है और पूछती है कि उसने अपनी मॉम के सिवाय बाकी रिलेटिव से क्यों छुपाया। इस पर वो कहता है कि उसके रिलेटिव्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि सिचुएशन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। वो हमेशा ही इन बातों को लेकर उनकी बुराई करते रहेंगे। जो सुनने के बाद शियान को समझ में आ जाता है कि क्यों गांव हमेशा ही उसे अपने होम टाउन ले जाने से इनकार करता है। जिस बात से गुस्सा होकर वो यहाँ से
चली जाती है। रात को गाँव जब घर पर काम कर रहा था तब आंटी वहाँ पर उसके लिए कुछ बनाकर लेकर आती है जो वो अक्सर उसके लिए बनाया करती थी। ये देखकर उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वो उसे बताती है कि शान उन पर बच्चों की अच्छी परवरिश ना करने का इल्ज़ाम लगा रही है। तो वो कहता है कि वो गुस्से में ऐसी बात करती है तो उसकी बातों को वो दिल पर ना ले। जिसके बाद आंटी उसे कहने लग जाती हैं कि तुम मुझसे और उसके बच्चों को इतना अच्छे से ट्रीट करते हो पर इसके लिए शान ने तुम्हें कभी अप्रिसिएट नहीं किया। इस पर गाँव कहता है कि उसे बहस करना पसंद नहीं है और उन्हें जाकर काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शियान जो कि ओवर टाइम काम कर रही थी उसे चाइजिन पूछता है कि अब तक तो गाँव तुम्हें मैसेज कर देता है, जब भी तुम लेट होती हो तो आज क्या बात हो गई। इस पर शियान बोलती है कि मैं पहला बॉस देख रही हूँ जो कि अपने स्टाफ के ओवर टाइम काम करने से खुश नहीं है। फिर शियान जब घर पर आती है तो देखती है कि गाँव बेडरूम की बजाय बाहर ही सो गया था। उसे लगता है कि वो नाराज़ है कि उसने आंटी को कुछ कह दिया इसीलिए वो यहीं पर सो गया। तभी आंटी रूम से बाहर आती है जो शियान से कुछ बात करना चाहती थी तो शियान चेंज करके उनके पास आती है। आंटी फिर उसे गाँव की मुश्किलों से भरे बचपन के बारे में बताती हैं कि उसके फादर जिसने कभी भी उसकी मॉम से शादी नहीं की थी और वो एक प्ले बॉय था, जिस वजह से लोगों ने उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। पर गाँव ने काफ़ी मेहनत की और शंघाई में पीएचडी हासिल की जिससे वो और उसकी मॉम सभी के सामने सर उठा सके। इसके आगे भी आंटी उसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती, लेकिन शान समझ गई थी। वो कहती है कि अब अगर उसकी फैमिली में पता चला तो फिर से सर नहीं उठा पाएगा। आंटी बोलती है कि गाँव यहाँ पर पहले से ही काफ़ी स्ट्रेस में है तो तुम्हें उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। गाँव जैसे लड़के से शादी करके तो तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। जो सुनकर शियान को बुरा लगता है कि वो गाँव के लिए मुसीबत है। आंटी बोलती है कि उनका वो मतलब नहीं था, पर शियान बोलती है कि शादी के 5 साल बाद भी गाँव ने उससे काफ़ी बातें सीक्रेट रखी है तो ये सही है क्या। लेकिन ये बातें उन दोनों की पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो आंटी को इस सबसे दूर रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद शान अपने रूम में चली जाती है। जो ये सारी बातें गाँव भी सुन रहा था पर कुछ नहीं कहता। अगली सुबह हम जोंग को देखते हैं जो कि कैट्स को जब खाना दे रही थी तभी वांग वहाँ पर आता है क्योंकि आज जोंग की इंजेक्शन लगवाने का सेकेंड डोज था। वो उसे ले जाने आया था जब वो जा रहे थे। तभी वांग उससे बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा है तो क्या वो उनके साथ चलेगी। इस पर वो कहती है कि ऐसी सिचुएशन में उसका कहीं पर जाना लोगों में बातें बनाने का कारण बनेगा। तो वांग पूछता है कि क्या हमें लोगों की ओपिनियन से फ़र्क पड़ना चाहिए। इस पर वो सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ शियान गाँव से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो सुबह जल्दी में उससे बिना मिले ही चले गया था। तो शियान बोलती है कि तुम मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे ना। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस कुछ काम था। शियान बोलती है कि कल तुम्हारी आंटी ने मुझे काफ़ी कुछ कहा तो गाँव उनकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है। पर शियान बोलती है कि फिर तुम पिछले कुछ दिनों से ऑफ क्यों लग रहे हो। इस पर वो कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर वो फेल हो गया तो पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगा, जिस वजह से वो टेंशन में है। तो शान उसे मोटिवेट करती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जब वो जा रही थी तो गाँव उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से इतना कुछ सहना पड़ रहा है। इस पर शान उसे आज शाम मूवी के लिए पूछती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके जाने के बाद गाँव की स्टूडेंट वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि उसकी वाइफ इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन वो उसकी पीएचडी की बात करता है। तब उनकी बात उससे पता चलता है कि गाँव ने अब्रॉड कहीं पर अप्लाई किया हुआ है और ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी है। सीन अब दैंग पर आता है जिसे जब पता चलता है कि जोंग ट्रिप पर जा रही है तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था तो वो खुद ही उसके पास इस ट्रिप के बारे में पूछने के लिए चला जाता है कि वो किसके साथ जा रही है। वो उसी नेबर को गेस करता है। इस पर वो बोलती है कि उसका अभी सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसका सुपीरियर नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि देंग वांग के पास चला जाता है और उससे उसके बारे में इंक्वायरी करने लग जाता है। लेकिन जब वांग कुछ भी नहीं बताता तो देंग उसे जोंग से दूर रहने के लिए वार्न करता है। इस पर वांग उसे बोलता है कि अगर जोंग को पता चला कि तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा, तो देंग उसे जाने देता है। दूसरी तरफ डैड मार्केट में जब सामान ले रहे थे तब उनका वही दोस्त आकर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी जोंग ने कोई अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो सुनकर डैड के होश उड़ जाते हैं। इधर हम मॉम को देखते हैं जो कि शियान से गाँव की आंटी के बारे में बात कर रही थी जिनसे वो और डैड मिलना आना चाहते थे। पर शियान अभी उन्हें कुछ दिन वेट करने के लिए कहती है ताकि वो खुद एक दूसरे को जान सके। इतने में नान वहाँ पर आती है जो कि अपने साथ जियांग के भेजे हुए गिफ्ट्स लेकर आई थी। जब डैड वहाँ पर आते हैं तो नान उनसे कहती है कि वो जा रही है। डैड उसे डिनर का पूछते हैं तो मॉम बताती है कि वो आंटी के पास गई है, लेकिन डैड का मूड खराब था तो शियान को लगता है कि वो गाँव के यहाँ पर नहाने से नाराज़ है, जबकि बात तो कुछ और ही थी। इसीलिए वो मॉम को अंदर भेज देते हैं और शियान को बताते हैं कि उन्हें उनके फ्रेंड से पता चला कि जोंग का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इतने में जोंग आ जाती है
तो शियान डैड को अभी कुछ भी बोलने से मना करती है। डैड फिर उन दोनों को ही अकेले बात करने के लिए छोड़कर मॉम की मदद करने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद शियान जोंग से इस बारे में बात करती है जो डैड ने सुनी थी। जोंग बोलती है कि ये झूठ है और डैड भला ऐसे कैसे किसी की बात सुनकर फैसले पर पहुंच सकते हैं। जिस पर डैड मॉम के साथ वापस आते हैं और पूछते हैं कि फिर वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम हॉस्पिटल गई थी। तो जोंग उनसे कहती है कि अगर आपको फिक्र होती तो आप पहले ये पूछते कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। जोंग फिर उन्हें बताती है कि नेबर की कैट ने उसे स्क्रैच कर दिया था और वो नेबर उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी मदद कर रहा था। जिनकी ऐसी बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है और चली जाती है, जिसके पीछे मॉम डैड उसे रोकने जाते हैं। तभी शियान को उसके सोसाइटी ग्रुप में मैसेज आता है। वो देखती है कि जिस बच्चे की मॉम की कंप्लेंट पर उसने उनसे माफ़ी मंगवाने से मना कर दिया था, उस लेडी ने शियान की ये सब कहते हुए वीडियो बना ली थी और अब वो शियान को परेशान करने के लिए वीडियो ग्रुप में डाल रही है, जो देखकर शियान परेशान हो जाती है। वो मॉम डैड के पास आती है और उनसे बोलती है कि जोंग 30 साल की है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है और वो जाते जाते उन्हें बताती है कि उसके पड़ोस में कुछ इशू हो गया है तो उसे जाना पड़ेगा, लेकिन सबकी जाने से मॉम डैड से नाराज़ हो जाती है। शियान फिर अपनी सोसाइटी ऑफिस में जाकर उस दिन की प्लेग्राउंड वाली फुटेज मांगती है, पर मैनेजर बताती है कि बिना परमिशन वो उसे फुटेज नहीं दे सकते। अगर फिर भी उसे फुटेज चाहिए तो उसे यहाँ पर रहने वाले आधे से ज़्यादा होम ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसके बाद शियान घर आ जाती है और होम ओनर्स वाले ग्रुप में एक मैसेज डालती है कि उसे अपने बच्चों के राइट्स के लिए उनकी परमिशन चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे रेस्ट्रिक्शन से भरे एनवायरनमेंट में बड़े हो। उन्हें वो सब मिले जो कि उनका है और कोई उन्हें बुली ना कर सके। अगर गलती उनके बच्चों की है तो वो सभी के सामने माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, पर बिना गलती हुए ऐसा करना बच्चों के साथ गलत एग्जाम्पल सेट करना होगा। बाकी सभी होम ओनर्स के भी बच्चे हैं तो वो शियान की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं। सभी के सपोर्ट मिलने के बाद उनके सिग्नेचर लेकर शियान एक बार फिर मैनेजर के पास जाती है, पर इस बार वो बोलती है कि कैमरा जिस डायरेक्शन में था वो विला की साइड थी तो उसे उन लोगों के सिग्नेचर चाहिए होंगे। इस पर शियान बोलती है कि तुम लोग हमेशा ही हम लोगों में और विला में रहने वाले लोगों में फ़र्क करते हो, जबकि बच्चों को खेलने के लिए एक ही कॉमन पार्क है। तो मैनेजर कहती है कि वो लोग तुमसे ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी भरते हो और यही रूल है। इस पर शियान उसे अपने GM को बुलाने के लिए कहती है तो बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। जिसके बाद शियान जब परेशान होकर वहाँ से जा रही थी तब नानो और जोंग वहाँ पर आती हैं, जिनके पूछने पर वो उन्हें सारा मैटर बताती हैं। तभी शियान देखती है कि विला साइड रहने वाली एक लेडी ने उसे एक फुटेज शेयर की है जिसमें साफ दिख रहा था कि पहले उस बच्चे डुओ ने खोंग को मारा था, इसीलिए अब वो उस बच्चे की मॉम से बात करने के लिए डायरेक्ट चली जाती हैं। जहाँ पर शियान जब उस मॉम को वीडियो दिखाती है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इसे इग्नोर करके जाने लगती है। इस पर जोंग फिर उनकी वीडियो बनाने लग जाती है, जो देखकर डुओ की मॉम गुस्सा हो जाती है और मैनेजमेंट में कंप्लेन कर देती है कि कुछ लोग बिना उसकी परमिशन के प्राइवेसी रूल ब्रेक कर रहे हैं। तब नान कहती है कि पहले तुम ही ने शियान की वीडियोस की परमिशन के बिना हाउस ओनर के ग्रुप में डाली थी, ऐसे तो हम भी केस कर सकते हैं। इस पर वो चुप हो जाती हैं। इसके बाद शियान डुओ की मॉम से अपने बच्चों को शियोर कॉन्ग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और फिर उसके बच्चे भी उसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि उन्होंने भी गलत किया था। लेकिन डुओ की मॉम फिर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होती और शियान जब उन्हें वीडियो अपलोड करने के लिए वार्न करती है तो उससे लड़ने लग जाती हैं, जो सब कुछ आसपास खड़े लोग देख रहे थे। इतने में मैनेजमेंट और गार्ड्स आकर उन्हें शांत करवाते हैं। रात को शियान जब अपने रूम में थी तभी उसे चाइजिन का कॉल आता है, जिसे शियान के इस मैटर के बारे में पता चल चुका था। शियान पूछती है कि उसे इस सब के बारे में कैसे पता चला, तो बताता है कि उस लेडी का भाई मिस्टर तांग हमारा अगला वेल्दी क्लाइंट है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि अब वो क्या करें। आगे हम देखते हैं कि शियान और चाइजिन मिस्टर तांग से मीटिंग के लिए मिलते हैं, जहाँ पर शियान सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसके और उनकी सिस्टर के बीच हुआ इसके लिए। इस पर वो कहता है कि उनकी सिर्फ एक ही बहन है जो चाहती है कि आप वो वीडियो डिलीट कर दे जो कि रिकॉर्ड की है, और उसके बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे से अपोलोजाइज कर लेंगे। इस पर शियान भी एग्री करती है, पर वो उनसे बोलती है कि जिसने गलती पहले की है उससे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। पर मिस्टर तांग लगता है सिर्फ शियान से ही माफ़ी मंगवाना चाहते थे, जो देखकर चाइजिन उससे कहता है कि वो कोटेशन से उनके लिए 1% कम कर देंगे जो शियान के कमीशन से कटेगा। जिस बात को शियान भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है ताकि उनकी बिजनेस डील ख़राब ना हो। मीटिंग के बाद जब चाइजिन फिर शियान को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो आंटी उसे ऊपर से देख लेती है। शियान ने ड्रिंक की हुई थी तो चाइजिन उसे कुछ कैंडीज देता है स्मेल हटाने के लिए, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करते हैं, जिसमें चाइजिन उससे बोलता है कि तुमने माफ़ी के बदले काफ़ी बड़ा अमाउंट अपने कमीशन से यूं ही सैक्रिफाइस कर दिया। इस पर वो कहती है कि बच्चे को इस उम्र में सही गलत सिखाना ज़रूरी है, जिसके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। इस सैक्रिफाइस में चाइजिन अपनी तरफ से भी पे कर रहा था,
जिसे वो बच्चे की एजुकेशन फीस समझकर भुला देता है। वहीं हम आंटी को देखते हैं जो कि गाँव को जाकर बताती हैं कि शान किसी आदमी के साथ काफ़ी देर से नीचे है, जिन्हें गाँव कहता है कि शान ऐसी नहीं है, वो सिर्फ उसका कलीग होगा। पर एक बार अपनी तसल्ली के लिए वो खुद जाकर चेक करता है। तब आंटी बोलती है कि इस तरह उन दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना गलत है। हालांकि गाँव चाईजन को अच्छे से जानता था, पर आंटी की बातें कहीं ना कहीं उसे टेंशन में डाल रही थी। अगले दिन फिर हम जोंग को देखते हैं जो कि वांग के साथ घूमने के लिए आई हुई थी। तभी उसे दैंग का कॉल आ जाता है जिसे वो पिक नहीं करती और परेशान हो जाती है। ये देखकर वांग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इस पर जोंग नर्वस हो जाती है, पर वो सिर्फ उसे टिश्यू मांग रहा था जिसे वो डस्टबिन में डाल देता है। जोंग फिर अपना फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद वांग उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। उन्हें लगता है कि जोंग और वांग रिलेशनशिप में है। इस पर वो उन्हें बताते हैं कि वो सिर्फ अच्छे पड़ोसी हैं, पर उन्हें परेशान करने के लिए वो कपल्स भी खुद को एक दूसरे का पड़ोसी बताते हैं। उनके साथ जोंग को भी मज़ा आता है और वो जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जहाँ जब सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, तब शियान आंटी से बोलती है कि मैंने कल आपको मेरे लिए सूप बनाने के लिए कहा था ना। तो आंटी बोलती है कि मैं काफ़ी बिजी थी तो बना नहीं पाई। इस पर गाओ उसके लिए सूप बनाने जाने लगता है, तो शियान खुद अपने लिए उसे बनाने चली जाती है। ये देखकर आंटी फिर उसके पीछे जाती है। वहीं शियान फ्रिज में देखती है कि आंटी ने जो भी सामान रखा था वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, जिससे उसके लिए चीज़ें ढूंढना मुश्किल है। तो वो उन्हें अच्छे से रखने के लिए कहती है, पर आंटी बोलती है कि मुझे ऐसे ही आसान लगता है चीज़ें ढूंढना, और वो उसे मशरूम्स दे देती है, लेकिन वो काफ़ी कम थे। तो शियान इसका कारण पूछती है, जिस पर वो बताती है कि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो शियान बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उन्हें जाकर खाने के लिए कहती है और अपने लिए सूप बनाने लग जाती हैं। ये सब देखकर बच्चे गाँव से पूछते हैं कि क्या मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर गाँव कहता है कि ड्रिंक्स की वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन आंटी इस पर बोलती है कि अगर उसे ड्रिंक से प्रॉब्लम है तो उसे ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए। ये बात वो बच्चों के सामने कहती है। इस पर शियान सूप बनाना छोड़कर गाँव को बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे आंटी के इस बिहेवियर की शिकायत करती है और उसे बताती है कि जिस क्लाइंट के साथ वो ड्रिंक कर रही थी वो उस बच्चे का अंकल निकला जिससे शी और कॉन्ग की लड़ाई हुई थी। तो उनके साथ उसे ड्रिंक करना पड़ा ताकि वो उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। काऊ बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। शान बोलती है कि तुम्हें बताकर भला क्या ही होता, क्या तुम मेरी जगह पर ड्रिंक करते। जो सुनकर उसे बुरा लगता है। वो बोलता है कि तुम एकदम सही हो, मैं ना यूजलेस हो। शान उसे बोलती है कि वो गलत समझ रहा है, पर अब गाओ इस बात को दिल से लगा चुका था। इतने में शियान को डैड का कॉल आ जाता है, जिनसे बात करके वो हैरान होती है। सीना वापस से जोंग पर आता है जहाँ पर सभी कार्ड्स खेल रहे थे और वांग हार जाता है। तो बाकी सभी जोंग को उसे सवाल पूछने के लिए कहते हैं। जोंग उसे फिर उसके मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि एक दिन उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, जिसका कारण उसका दोस्त बताता है कि उसका ब्रेकअप हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान मॉम डैड और देंग के साथ थी, क्योंकि देंग ने मॉम डैड को कॉल करके बताया था कि जोंग उसका फ़ोन नहीं उठा रही है और वो उसी लड़के के साथ कहीं पर गई है, जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। शियान देंग पर काफ़ी गुस्सा करती है कि उसने मॉम डैड को परेशान क्यों किया कॉल करके, पर डैड उन्हें अपनी बहस बंद करने के लिए कहते हैं। वहीं जोंग जब वापस रूम में जा रही थी तब वांग उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रूम में चले जाते हैं, जहाँ गलती से जब शावर ऑन होता है तब जोंग को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया और वो बाहर आ जाती है। वो जब अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसमें उसे देंग, शियान और डैड के काफ़ी सारे मैसेजेस दिखते हैं कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो जल्दी से बाहर आती हैं, जहाँ सभी उसे मिल जाते हैं, लेकिन वांग भी जोंग के पीछे बाहर आ जाता है, जिसे जोंग वापस जाने के लिए कह रही थी। लेकिन देंग उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी हाइपर हो जाता है। उन दोनों से पूछता है कि वो यहाँ पर रूम में एक साथ क्या कर रहे हैं और वो भीगे हुए क्यों हैं। इस पर जोंग उसे बोलती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मेरे मामलों से दूर रहो। ये सुनकर डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाले थे, पर वो जाकर गलती से देंग को लग जाता है। शियान जोंग को फिर अपने साथ ले जाती है और देंग को मॉम डैड को लाने के लिए बोलती है, लेकिन देंग इसकी रिपोर्ट करना चाहता था, जिसे मॉम बोलती है कि ये दोनों अपनी मर्जी से यहाँ पर थे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो डैड कहते हैं कि इनका अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मॉम तो जैसे उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी थी, जिससे डैड गुस्सा होकर मारने वाले थे, पर इस बार भी देंग पिट जाता है। उनके जाने के बाद देंग वांग पर गुस्सा करता है और उसे जोंग का पीछा छोड़ने के लिए कहता है, पर वांग उससे फालतू की बहस किए बिना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन देंग उस पर काफ़ी गुस्सा था। वो उसे मारने के लिए जब उसके पीछे जाता है तो वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे हर तरफ शोर मच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उसे पानी से बाहर निकालता है,
जब मॉम डैड वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वांग ने देंग की जान लेने के लिए उसे पानी में फेंका है। इस पर वांग बोलता है कि वो खुद ही इसमें गिरा था। ये सुनकर डैड हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम शियान को देखते हैं जो कि जोंग को बता रही थी कि ये सब गलत कर रही है। तो जोंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि सब मुझे ही क्यों समझा रहे हैं, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ देंग आज जो कुछ भी हुआ वो सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन पुरानी बात याद करने से उसे समझ में आ जाता है कि जोंग उसके साथ कभी खुश थी ही नहीं। इतने में डैड वहाँ पर आते हैं और देंग को कपड़े देते हुए कहते हैं कि जोंग ने उसके लिए भेजे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर वो बताते हैं कि वो अपनी बहन के साथ है और मॉम और वो आज यहीं पर रूम लेकर रुकेंगे। सेना वापस से जोंग पर आता है, जिससे शियान उस लड़के के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही थी। तो जोंग उसे उसके बारे में सब बताती है और बोलती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं और क्या मैं एक दोस्त जो कि लड़का है उसके साथ घूम भी नहीं सकती हूँ। इस पर शियान समझाती है कि वो और देंग अभी तक ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुए हैं और वैसे भी वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। इस पर जोंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो उस पर केस कर देगी। वही हम देंग को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर सोच रहा था। तभी डैड वहाँ पर उसके लिए ड्रिंक लेकर आते हैं, जिसे जब वो दोनों साथ में पी रहे थे तब डैड उसे माफ़ी मांगते हैं कि वो जोंग को अच्छे से बड़ा नहीं कर पाए और उसकी सज़ा उसे मिल रही है। उन्होंने अपनी जॉब बचाने के लिए जोंग को कंट्री साइड अपने से दूर भेज दिया था, पर चीज़ें ऐसी बदल जाएंगी यह उन्होंने नहीं सोचा था। देंग उनसे बोलता है कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब वो दोनों रूम में आकर सोते हैं तो कुछ देर बाद डैड को कुछ आवाज़ आती है और जब वो उठकर देखते हैं तो देंग चुपके से रो रहा था। ये देखकर डैड को काफ़ी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन शियान और मॉम जब डैड के रूम में आते हैं तो डैड उन्हें देंग का लेटर दिखाते हैं जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो जा रहा है। शियान डैड से पूछते हैं कि उन्होंने उसे ऐसा क्या कहा। इस पर वो बताते हैं कि यही कि जोंग एक अच्छी लड़की नहीं है और हमारे परिवार ने उसके साथ गलत किया क्योंकि उसका डिवोर्स से पहले ही कहीं और अफेयर शुरू हो गया। इस पर शियान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जोंग से बात की थी और मुझे उस पर पूरा यकीन है। जिनकी ये सब बातें जोंग बाहर से सुन लेती हैं। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जिसे ड्राइवर से पता चलता है कि जिया हॉस्पिटल से पहले ही निकल गई क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड से पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होटल में है। नान ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो जल्दी से होटल के लिए चली जाती है जहाँ उसे जिया मिलती है जो अपना चेहरा छुपाए किसी पर नजर रख रही थी। जिया नान को यहाँ पर देखकर हैरान थी। नान उसे वापस हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है पर वो नहीं सुनती। वो उसे जल्दी से लिपस्टिक मांगती है और बाहर कहीं से जाकर सूट पहन कर आती है। नान पूछती है कि उसे सूट कहाँ से मिला तो वो बताती है कि ड्राइवर से, और उसे वो अपने कपड़े देकर आ गई थी। इतने में उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ जाने लगता है। तब जिया उसके सामने आ जाती है लेकिन वो तो उसे पहचानने से ही मना कर देता है। जिया प्रूफ करने के लिए अपने फ़ोन से उसे डायल करती है पर उसका फ़ोन कोई और पिक करता है, जिससे सभी लोग समझते हैं कि जिया के साथ किसी ने ये आदमी बनकर स्कैम किया। अब सच पता चलने के बाद जिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ से वो दोनों तो चले जाते हैं लेकिन जिया बार बार उसी नंबर पे कॉल कर रही थी लेकिन अब वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। रात को नान जब घर पहुँचती है तो जियांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने जिया वाली बात मुझसे छुपाई क्यों। इस पर वो बोलती है कि मुझे लगा वो इस बारे में तुम्हें खुद बताए यही सही रहेगा। तो जियांग उसे समझाता है कि ज़्यादातर टाइम वो अपने काम में बिजी रहता है तो उसे ही जिया का ख्याल रखना है। वो उस पर अब से अपनी नज़र रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है लेकिन नान ने इससे बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। अगले दिन हम शियान और डुओ की मॉम को देखते हैं जिनका मैटर अब सॉल्व हो चुका था और बच्चे भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बाद दोस्त बन गए थे। वहाँ से जाते वक्त शियान आंटी को बताती है कि वो गाँव से हॉस्पिटल में मिली थी जब शी और कॉन्ग 4 महीने के थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें वो जब हॉस्पिटल लेकर गए तो गाँव वहाँ पर इंटर्न था जो कि उसके बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था। धीरे धीरे उन्होंने मिलना शुरू किया, फिर एक दूसरे को डेट किया। गाँव लाइफ में कुछ और करना चाहता था इसलिए उसने उसे हमेशा सपोर्ट किया। ये सारी बातें सुनने के बाद आंटी को रियलाइज़ होता है कि अब तक उन्होंने शान के साथ गलत किया, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो कल चली जाएंगी, जिन्हें शान बोलती है कि उसका वो मतलब नहीं था, जबकि उनके यहाँ पर रहने से तो गाँव खुश है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि नान को जिया के रिश्ते के लिए एक प्रोफाइल दिखाता है, पर नान के हिसाब से वो लड़का जिया के लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। जिया पर इस तरह जियांग अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इस पर वो बोलते हैं कि अगर जिया ये सब कुछ सोच पाती तो उसे टेंशन लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नान फिर जिया को ली हाउस से मिलवाने के लिए लेकर जाती है जहाँ वो कैंपिंग करने वाले थे, पर जिया वहाँ उसके वेट का मजाक बनाने लगती है लेकिन लिहाओ इसका ज़रा भी बुरा नहीं मानता। जिया फिर बोलती है कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो लिहाओ उसे चेयर के साथ ही उठाकर छाव वाली साइड में बैठाता है, जो देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। फिर जब लिहाओ उसे कुछ खाने के लिए देता है तो जियांग उससे आइसक्रीम मांगती है।
इस पर जब वो लेने के लिए जा रहा था तो नान उसकी जगह चली जाती है ताकि वो दोनों साथ में और टाइम स्पेंड करें। तभी वहाँ पर जिया की फ्रेंड आती है जिसे वो पहचान लेती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे मिलने के लिए मॉम आ गई थी। वो अपने साथ उसके लिए वेजिटेबल्स लेकर आई थी, लेकिन ये सब एक बहाना था। वो जोंग को बस उस नेबर के साथ र्यूमर में आने से बचाने के लिए आई थी क्योंकि अभी तक दैंग के साथ उसका डिवोर्स ऑफिशियल नहीं हुआ था। इस पर जोंग बोलती है कि दूसरों के कहने से उसे फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को पहले ही डिवोर्स मान चुकी है। सीना वापस से नान पर आता है जो कि कैंपिंग वाली जगह पर जब जाती है तो देखती है कि लिया वापस जा रहा था क्योंकि जिया बहाना करके वहां से चली गई थी और अब तक वापस नहीं आई थी, जिस बात से लिया भी नाराज था कि उसने गलत किया। नान फिर जिया को कॉल करती है और उसके बाद एक बार में जाती है जहाँ जिया ने काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था। वो नान को देखकर उसे ब्लेम करने लग जाती है कि उसने जानबूझकर उस पार्क में उसकी डेट फिक्स की जहाँ पर उसकी फ्रेंड पिकनिक मनाने के लिए आई थी। वो रोते हुए नान को काफ़ी कुछ सुनाती है जहाँ वो बकवास करते करते बेहोश ही हो जाती है। ये देखकर नान काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो सिर्फ ड्रंक थी। आगे हम देखते हैं कि नान जिया को अपनी वर्कशॉप पर लेकर आती है जहाँ वो उसके हाथ पर लगी चोट पर दवाई लगाती है। तभी उसे उसके हाथ पर एक निशान दिखता है जिसके बारे में जब वो पूछती है तो बताती है कि ये उसके पुराने लवर की याद दिलाता है। उसका बॉयफ्रेंड इतना अमीर नहीं था और जियांग को लगता था कि वो लड़का जिया के साथ सिर्फ पैसों के लिए है, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जान देने का प्लान बनाया ताकि वो जियांग को डरा सके। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया जब जियांग ने उसके बॉयफ्रेंड को कुछ पैसे ऑफर किए। इसके बाद से जिया को लगने लगा कि उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, कि कोई उसे पसंद नहीं करता। यही बात जब वो नान से पूछते हैं तो वो सोचने लग जाती है। इस पर जिया बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा तो कंफर्ट कर ही सकती हो। तो नान उसे इसी तरह खुद को गर्ली बिहेवियर बनाए रखने के लिए कहती है और उन दोनों को एक दूसरे से बातें शेयर करके अच्छा लगता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीन अब शियान पर आता है जो गाँव को बताती है कि उसने आंटी को उनके डेली शेड्यूल के बारे में और वो दोनों कैसे मिले थे इसके बारे में बता दिया है। इस पर गाँव भी अपनी बातें कन्फेस करता है कि आंटी को यहाँ पर लाने के पीछे उसका एक रीज़न था कि आंटी के बेटे की किसी से लड़ाई हो गई थी जिसके लिए उसे जेल हो गई, लेकिन बाहर आने के बाद उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला और अब वो आंटी पर डिपेंड था। इसीलिए आंटी की मदद के लिए उसने उन्हें यहाँ पर बुलवाया ताकि जो सैलरी वो नानी को देने वाले हैं वो उन्हें मिल जाए। पर सिचुएशन उन दोनों के बीच ऐसी हो जाएगी उसने नहीं सोचा था। इस पर शियान बोलती है कि उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एक तरीके से आंटी की हेल्प हो रही है तो उसे भी अच्छा लग रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि आंटी जब किचन में काम कर रही थी तब शियान उनके पास आती है और बताती है कि उसने उनके बेटे के लिए एक टेक्निकल कंपनी में जॉब की बात की है और वो उसे रखने के लिए तैयार है। जो बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम जोंग को देखते हैं जो कि वांग के अपार्टमेंट की तरफ ही देख रही थी। जब उसमें कर्टेन हिलते हैं तो उसे लगता है कि वो वापस आ गया है। अब वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन अंदर से एक लेडी बाहर आती है जिससे उसे पता चलता है कि वांग तो वापस से शंघाई चला गया है। ये सुनकर उसे हैरानी होती है। वो वहाँ से जाने के बाद वांग को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। तब उसे याद आता है कि जोंग ने उसे बोला था कि वो शंघाई वापस चला जाए। वो उसे मिलने के लिए मैसेज भी करती है लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर रात को डिनर पर गाँव देखता है कि आंटी और शियान के बीच अब अच्छी बॉन्डिंग बन गई है जिससे वो खुश हो जाता है। डिनर के बाद गाँव शियान से बच्चों की ट्यूशन की बात करता है क्योंकि अब वो प्री स्कूल में जाने वाले हैं। शियान बोलती है कि वो एजेंसी से बात करके प्राइवेट ट्यूटर ढूंढ लेगी, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो अपने किसी जूनियर से पूछ लेगा जो कि बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। इसके लिए शियान भी मान जाती है। अगले दिन गाँव अपनी जूनियर लीशु को ले आता है। फिर गाँव शियान और लीशु को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद लीशु शियान को अपनी प्रिपरेशन दिखाती है जो वो यहाँ पर आने से पहले कर आई थी। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने साथ कुछ और बुक्स भी लेकर आई थी जिसे देखकर शियान इम्प्रेस हो जाती है। इतने में आंटी भी बच्चों को लेकर वापस आ जाती हैं जिन्हें लीशु अपने साथ लाए हुए गिफ्ट देती है। इसके बाद शियान लीशु से उसके प्लान्स पूछते हैं कि क्या वो अब्रॉड जाना चाहती है, जिस पर वो हाँ कर देती है और गाँव से भी कहती है कि यहाँ पर उसके लायक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उन्हें भी बाहर जाकर कहीं ट्राई करना चाहिए, जिसे गाँव बोलता है कि फैमिली के साथ ऐसे मूव करना भी पॉसिबल नहीं है। लीशु आज यहाँ पर सिर्फ बच्चों और शियान से मिलने के लिए आई थी। जिसके बाद जब वो जाने लगती है तो शियान गाँव को उसे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। जब गाँव उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तब वो उसे उसके एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि ये उसने अपनी फ्रेंड से लिया ताकि शियान उस पर शक ना करे। तो गाँव बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, शियान को उस पर ट्रस्ट है। लीशु जब फिर डॉम पहुंचती है
तो उसे अंदर से अपनी रूममेट और उसके हस्बैंड की आवाज़ आ रही थी, जहाँ उसका हस्बैंड रूममेट पर गुस्सा था कि वो ऐसे ही कैसे किसी को भी अपनी एंगेजमेंट रिंग दे सकती है, अगर उसने घुमा दिया तो वो पे भी नहीं कर पाएगी। इस पर रूममेट बोलती है कि वो उसे मना नहीं कर पाई। जिनकी बातें सुनकर लीशु अंदर आ जाती है और रिंग वापस करके उसके हस्बैंड से कहती है कि एक रिंग के लिए इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो, अगर ये रिंग खो भी जाती तो उन्हें वो ये पैसे वापस भी कर सकती है। दूसरी तरफ हम शियान और गांव को देखते हैं, जो कि लीशु की बात कर रहे थे। शियान को लीशु ठीक लगी, लेकिन उसे अब गांव पर शक हो रहा था, क्योंकि एक तरफ वो कह रहा था कि लीशु को वो इतने अच्छे से नहीं जानता, पर उसे एक ही दिन में वो पढ़ाने के लिए मिल भी गई, जिस बात को वो संभालते हुए कहता है कि हम दोनों बिजी पर्सन हैं, हमारा काम जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया है। सीन अब यहाँ से सॉन्ग पर आता है, जो वांग से मिलने के लिए उसका वेट कर रही थी, पर वांग की जगह वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जिसे सॉन्ग मिल चुकी थी। शेंग यहाँ पर कहती है कि वो बस वांग की तरफ से उसे देने के लिए आई है, जो देखकर सॉन्ग हैरान हो जाती है कि वांग उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। जब यही सवाल वो शेंग से करती है तो वो उसे बोलती है कि बाहर और भी लड़की है और वो चली जाती है। जब जोंग उस बैग को देखती है तो उसमें वांग का लेटर था, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे फेस टू फेस मिलकर बात नहीं कर सकता। वो यहाँ सबसे दूर अकेले रहने के लिए आया था, लेकिन किस्मत ने उसे उससे मिलवा दिया। उससे मिलकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों ही अपनी लाइफ में उदास हैं, पर फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। पर मेरे पास ना पैसे और ना ही जॉब, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकूंगा। एक गिफ्ट के तौर पर वो उसे अपना ऑडियो बॉक्स देता है, जो कि जोंग को पसंद आया था। ये सब देखने के बाद जोंग भीगते हुए ब्रिज के पास चली जाती है। तभी उसे शियान का कॉल आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोंग शियान के घर में होती है, जहाँ वो दोनों वांग के बारे में बात कर रहे थे। जोंग उसे बताती है कि वो वांग को सच में पसंद करने लगी थी, क्योंकि वही एक था जो कि उसे अच्छे से समझता था। जिसकी बातें समझने के बाद शियान उसे बोलती है कि डेंग के साथ अब तक जैसा रिलेशन उसका था, उसके बाद वो अफेक्शन ढूंढ रही है, जो कि उसे वांग से मिली। इसके बाद शियान नान को मैसेज करके एक थीम पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन जब शियान और जोंग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें उनकी ज़्यादा एज होने की वजह से अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। जैसे ही नान वहाँ पर आती है और उसे ये सब पता चलता है तो वो जाकर ट्राई करती है, पर वो भी मैरिड थी, इसीलिए उसे भी जाने नहीं दिया जाता। इसके बाद वो जोंग को चेयर करने के लिए उसे किसी बार में लेकर जाते हैं, जहाँ ड्रिंक करते करते उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस तरह वो तीनों आखिरी बार 7 साल पहले ड्रिंक करने के लिए गए थे और ये वही बार है। फिर ये तीनों एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं, लेकिन वहीं पर खड़ा एक आदमी उन्हें ही देखे जा रहा था और उनसे कहता है कि वो उनकी पिक्चर क्लिक करने में मदद कर सकता है। फोटो के बाद उन्हें लगा कि वो लड़का चला जाएगा, पर वो उनसे ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाता है। वो नान को जानबूझकर टच करता है और अपनी कीज़ निकाल कर टेबल पर रखता है ताकि वो ये देख सके कि वो कितना रिच है। तो शियान बहाना करके बाहर चली जाती है और उन दोनों को भी कोई बहाना करके बिना बिल पे किए वहाँ से निकलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों भी एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर आकर उस आदमी का काफ़ी मजाक बनाते हैं। इस दौरान जोंग अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाती है और काफ़ी इंजॉय करती है। अगले दिन जोंग जब वापस से घर जा रही थी तब उस म्यूजिक बॉक्स को ट्रेन में ही छोड़ देती है और जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे डेंग मिलता है, जिसे जोंग बोलती है कि हमारा कूलिंग पीरियड कल ख़त्म हो रहा है, तो हम कल पेपर्स पर साइन कर सकते हैं। डेंग बताता है कि वो यहाँ पर अपने कपड़े लेने के लिए आया था, जिसे जोंग अंदर आने देती है। डेंग जैसे ही बैग लेकर वापस जा रहा था तो वो जोंग से बोलता है कि उसका और भी सामान है तो उसे वो बाद में लेकर चला जाएगा। फिर वो उससे कल की टाइमिंग पूछने के बाद चला जाता है, लेकिन वो बाहर खड़ा होकर घर की ओर देखता है और उस टाइम को याद करता है जब वो और जोंग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। वो काफ़ी परेशान हो रहा था और घर के बाहर ही चक्कर लगाने लगता है, जो चीज़ जोंग देख लेती है। तभी उसे डेंग मैसेज करके अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने बाहर आने के बाद वापस जाकर जोंग से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन जोंग पेपर्स पर साइन करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन डेंग अभी तक नहीं आया था। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, जिसके बाद जोंग उसके दोस्त को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि डेंग का पिछले रात एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली। ये सुनने के बाद वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे फेंग बताता है कि जोंग का पैर टूट गया है, जिसे ठीक होने में हफ्तों का टाइम लगेगा और डॉक्टर अभी उसे एग्जामिन कर रहे हैं। फेंग काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो सारी रिपोर्ट्स उसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो ना चाहते हुए भी जोंग अंदर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इस पर वो कहता है कि इतना कुछ सीरियस भी नहीं है। जोंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि हम आज पेपर साइन करने वाले थे, ये पता होते हुए भी तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तो वो तुरंत ही टूटे हुए पैरों के साथ पेपर साइन करने के लिए जाने लगता है। इस पर वो मना कर देती है और आराम करने के लिए कहती है। इतने में डेंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।